अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर ईश्वर और मैं हूँ आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन में बड़ी पेशरफ्त। काबीना की तवानाई कमेटी की पाक ईरान गैस पाइपलाइन की मंजूरी। पहले मरहले में 80 किलोमीटर पाइपलाइन तामीर करने की मंजूरी दे दी गई है, जबकि 80 किलोमीटर पाइपलाइन ईरानी बॉर्डर से गवादर तक बिछाई जाएगी। पाक ईरान गैस पाइपलाइन में ये बड़ी पेशरफ्त हुई है। काबीना की तवानाई कमेटी की पाक ईरान गैस पाइपलाइन की ये मंजूरी। पहले मरहले में 80 किलोमीटर पाइपलाइन तामीर करने की ये मंजूरी दी गई है, जबकि 80 किलोमीटर पाइपलाइन ईरानी बॉर्डर से गवादर तक बिछाई जाएगी। पाइपलाइन बिछाने से पाकिस्तान 18 अरब डॉलर जुर्माने से बच जाएगा। जी हाँ, पाइपलाइन का ये फ़ायदा होगा। पाइपलाइन बिछाने से पाकिस्तान 18 अरब डॉलर जुर्माने से भी बच जाएगा। पाक ईरान गैस पाइपलाइन में ये बड़ी पेशरफ्त हुई है, जबकि काबीना की तवानाई कमेटी की पाक ईरान गैस पाइपलाइन की मंजूरी अब सामने आ चुकी है। पहले मरहले में 80 किलोमीटर पाइपलाइन तामीर करने की मंजूरी। 80 किलोमीटर पाइपलाइन ईरानी बॉर्डर से गवादर तक बिछाई जाएगी, जबकि पाइपलाइन बिछाने से पाकिस्तान 18 अरब डॉलर जुर्माने से बच जाएगा। जी हाँ, पाइपलाइन बिछाने से पाकिस्तान अब 18 अरब डॉलर जुर्माने से बच जाएगा। इस मुतालिक तफसीलात क्या हैं, मलिक सईद अवान से जानते हैं। जी मलिक, आगाह कीजिएगा। मलिक सईद अवान से राब्ता बहाल करेंगे। इस वक्त आपको बताएं कि पाक ईरान गैस पाइपलाइन में ये बड़ी पेशरफ्त हुई है। काबीना की तवानाई कमेटी की पाक ईरान गैस पाइपलाइन की ये मंजूरी अब सामने आ चुकी है बाकायदा तौर पर, और अब पहले मरहले में 80 किलोमीटर पाइपलाइन तामीर करने की ये मंजूरी। 80 किलोमीटर पाइपलाइन ईरानी बॉर्डर से गवादर तक ये बिछाई जाएगी, जबकि पाइपलाइन बिछाने से पाकिस्तान 18 अरब डॉलर जुर्माने से भी अब बच जाएगा। जी हाँ, पाइपलाइन बिछाने से अब पाकिस्तान 18 अरब डॉलर जुर्माने से बच जाएगा, जबकि पाक ईरान गैस पाइपलाइन में ये बड़ी पेशरफ्त सामने आ गई है। काबीना की तवानाई कमेटी की पाक ईरान गैस पाइपलाइन की अब मंजूरी सामने आई है। पाक ईरान गैस पाइपलाइन में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है, जिसके हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं। काबीना की तवानाई कमेटी की पाक ईरान गैस पाइपलाइन की मंजूरी दे दी गई है। इस बारे में मज़ीद तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ मलिक सईद अवान। मलिक, बताइएगा, काबीना की तवानाई कमेटी की पाक ईरान गैस पाइपलाइन की मंजूरी दे दी गई है? जी बिल्कुल, काबीना की तवानाई कमेटी ने जो है पाक ईरान गैस पाइपलाइन की मंजूरी दे दी है। पहले मरहले में 80 किलोमीटर पाइपलाइन जो है वो तामीर करने की मंजूरी दी गई है। 80 किलोमीटर पाइपलाइन जो है वो ईरान बॉर्डर से गवादर तक बिछाई जाएगी। पाइपलाइन बिछाने से पाकिस्तान जो है 18 अरब डॉलर जुर्माने से बच जाएगा। पाकिस्तान अमेरिका से मनसूबे पर पाबंदियों से इस्तेमाल भी मांगेगा। जराये का ये बताना है कि 80 किलोमीटर पाइपलाइन की तामीर पर 43 अरब रुपए की लागत आएगी। मनसूबे के लिए फंड जो है वो GIDC से फराहम किए जाएंगे। NLD के मुकाबले में दरूम ईरान से जो गैस है वो इंतहाई सस्ती मिलेगी। ईरान से गैस खरीदने पर पाकिस्तान को 5 अरब डॉलर से ज्यादा की जो है वो बचत होगी। ईरान फ्रेंच कानून के तहत जो है 18 अरब डॉलर जुर्माने का नोटिस वापस लेगा और ईरान से मिलने वाली सस्ती गैस से तंत्रों को भी खतीर इजाफा होगा, फायदा होगा। जी यकीनन ये एक बड़ी पेशरफ्त है, जिसके हवाले से आपको बता रहे हैं कि 80 किलोमीटर पाइपलाइन ईरानी बॉर्डर से गवादर तक बिछाई जाएगी और इस पाइपलाइन बिछाने से पाकिस्तान 18 अरब डॉलर जुर्माने से भी बच जाएगा। मलिक सईद अवान हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और अब ये जानिए, पंजाब असम्बली के 9 मुंतखब अरकान ने हलफ उठा लिया। स्पीकर पंजाब असम्बली सिफ्तैन खान ने 313 अरकान से हलफ लिया। ऐवान पहले ही दिन अखाड़ा बना रहा, जिसकी बिना पर तकरीबा हलफ बर्दारी 4.5 घंटे के करीब ताखिर का शिकार हुई। सुन्नी तहत कौंसिल के अरकान नारे लगाते रहे, जबकि नून लीग के अरकान ने भी नारों का भरपूर जवाब दिया। कल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर मुल्क में हुकूमत साजी की जानिब अहम पेशरफ। पंजाब असम्बली के 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर पंजाब असम्बली सिफ्तैन खान ने हल्फ लिया। ऐवान पहले ही दिन अखाड़े का मंजर पेश करता रहा। मुमकिना हुकूमती और अपोजिशन अरकान के दरमियान शदीद नारेबाजी होती रही। स्पीकर पंजाब असम्बली सिफ्तैन खान ने भी PTI के नामजद वजीर आला मियां असलम के प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी किए। सुबह 10 बजे होने वाली हल्फ बर्दारी ताखीर का शिकार होकर दिन 2:30 बजे मुनक्कद हुई। इजलास में नून लीग और इत्तेहादियों के 215 जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 98 अरकान शरीक हुए। इजलास में शिरकत के मौके पर नामजद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सूबे की खिदमत के अज़्म का इजहार किया। बाद अज़ा पंजाब असम्बली का इजलास कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। कल स्पीकर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली का इंतखाब खुफिया राय शुमारी के जरिए किया जाएगा।
एक बार फिर सिंध के वजीर आला का ओहदा मुराद अली शाह संभालेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने अवैस शाह को स्पीकर और नवीद एंथोनी को डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली नामजद कर दिया है। पार्लिमानी पार्टी इजलास से खिताब में कहा कि आवाम की तवक्कुआत बढ़ गई हैं, हमें माजी से बेहतर परफॉर्म करना है, नई सियासत और नई खिदमत का आगाज होगा। मजीद बोले कि विफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगे, ना कोई वजारत मांगी है, करप्शन के मामले पर सख्ती से काम लेना है, ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे पार्टी का नुकसान हो। वज़ीर के लिए और मुराद अली शाह साहब से रिक्वेस्ट करेंगे वो एक बार फिर ये ओहदा संभाले। स्पीकर सिंध असेंबली का ओहदा अवैस शाह साहब ये ओहदा भी संभालेगा और आगा सिराज साहब आपको गाइड करेगा। एंटनी नवीद साहब आपका डिप्टी स्पीकर का इंशाअल्लाह ताला उम्मीदवार होगा। हर लिहाज से मेरे आपसे ये उम्मीद है कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस मुल्क, इस धरती, इनके अवाम के काफ़ी उम्मीदें हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सिंध हुकूमत है, हमारा बाकी सूबों के मुकाबले में माजी में भी आपका परफॉर्मेंस बेहतर रहा है। जो रवायती तरीका है हुकूमत करने का, उसको भी छोड़ के पाकिस्तान एक नया सियासत और एक नई खिदमत की ये आगाज़ होगा इंशाअल्लाह ताला। जहाँ तक वफाकी हुकूमत है, उनसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ना कोई वजारत मांगा है, ना इसका हम हिस्सा बनेंगे। बानी पीटीआई ने IMF को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के लिए खत लिख दिया है। बैरिस्टर गौहर अली कहते हैं कि PTI कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे रियासत को नुकसान पहुंचे। पार्लियामान का हिस्सा बनेंगे, मैदान छोड़कर नहीं भागेंगे। बैरिस्टर अली जफर बोले कि बानी PTI ने कहा कि IMF का प्रोग्राम जारी रहना चाहिए। पाकिस्तान में मुआशी और सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेटर लिखेगी, ये हमारा राइट है। IMF को लेटर जाएगा, उनको ब्रीफ किया जाएगा, उसको जो हमारी रिजर्वेशन से उसका बताया जाएगा। लेकिन हमारा लेटर किसी भी सूरत पाकिस्तान के स्टेट, पाकिस्तान की इकानमी, पाकिस्तान की जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, इसकी कभी भी अगेंस्ट नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि मुल्क इस हालात से निकले, इकानमी बढ़े, डेमोक्रेसी चले, ये डिरेल ना हो और रूल ऑफ लॉ हो। तो इसके लिए हमने ज़रूर अपनी गुजारिशात उनको करनी, बस दुनिया देखेगी इंशाल्लाह हम वो इकदाम करेंगे जिससे मुल्क की बेहतरी हो। जहाँ तक PTI इमरान खान साहब का ताल्लुक है, उन्होंने कहा है कि IMF का प्रोग्राम जारी रहना चाहिए। पाकिस्तान की ज़रूरत है इकॉनमी को बेहतर करने के लिए, गवर्नेंस करने के लिए बेहतर और एक इस्तेहकाम पैदा करने के लिए माशी इस्तेहकाम वो अपनी जगह जारी रहे, लेकिन उसके साथ साथ जमहूरियत का भी एक तकाजा है। इसहाक डार तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, तहरीक इंसाफ IMF को ख़त लिखकर मुल्क दुश्मनी साबित कर रही है। IMF को ख़त लिखना अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत है। मजीद कहा कि नवाज शरीफ सूबाई और विफाकी मामलात में पार्टी की रहनुमाई कर रहे हैं। ये तासुर गलत है कि वो मंजर से गायब है। किसी भी शख्स का इस किस्म का जो कदम है, ये अफसोसनाक भी है और ये इसको यानी काबिल मुज़म्मत भी है। मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बिल्कुल लीड कर रहे हैं, अपनी पार्टी को लीड कर रहे हैं, अपनी पार्टी को गाइड कर रहे हैं, वो सूबाई मामलात हों या वफाकी मामलात हों। तो इसलिए ये कहना कि वो गायब हो गए तो आपका पहले मुनासिब अल्फाज नहीं है, वो बिल्कुल मौजूद हैं। वो मुस्लिम लीग नून के कायद है और इंशाअल्लाह हमारी क़यादत करता है। तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाना चाहती है। IMF को खत लिखना खतरनाक तर्ज अमल है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का ऐवान वाला में खिताब सवाल किया, पाकिस्तान के लिए बैरूनी इमदाद रोकना हुब्बुल वतनी के किस दर्जे पर आता है? हमारी नेकनियती पर कोई शक नहीं होना चाहिए। जो बानी चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, वो एक खत लिखना चाहते हैं IMF को और उस ख़त में वो ये गुजारिश करना चाहते हैं कि चूँकि पाकिस्तान में इंतखाबात में बड़े पैमाने पर रिगिंग हुई है, नताइज को तब्दील किया गया है, इसलिए जब तक इन इंतखाबात का ऑडिट ना हो जाए वो तसल्ली करें और तशफ़ी करें कि इंतखाबात गैर जानिबदाराना हुए हैं, उसके बाद वो अपना कर्ज या जो भी हमें इमदाद देनी है वो दें। कि इसका हदफ कौन है? क्या इसका हदफ PMLN है, पीपल्स पार्टी है, कोई और जमात है, हुकूमत है? इसका हदफ कौन है? इस मूव का हदफ 24 करोड़ पाकिस्तानी हैं, हमारे गरीब हैं। अगर आप IMF का दरवाज़ा बंद करते हैं, कभी आप अक़वाम मुत्तहिदा का दरवाज़ा खटखटाते हैं, इससे पहले भी रिगिंग हुई है। अगर अब हुई है तो क्या इससे पहले नहीं हुई है? 2018 वालों ने तो कोई ख़त नहीं लिखा किसी को, किसी ने नहीं कहा कि IMF से जी कि आप इमदाद बंद कर दें।
ये एक बड़ा ही मैं समझता हूँ अफसोसनाक तर्ज अमल है। क्या पाकिस्तान के लिए किसी बैरूनी इमदाद का रास्ता रोकना हुब्बुल वतनी के कौन से करीने में आता है, किस दर्जे में आता है? IMF ने बानी PTI के खत को सियासी मामला करार दे दिया। डायरेक्टर कम्युनिकेशन जॉली कौशिक का कहना है कि IMF अंदरूनी सियासी मामलात पर बयान नहीं देता। नई मुंतखब हुकूमत के साथ मौशी इस्तेहकाम के लिए काम करना चाहते हैं। IMF पाकिस्तान में गरीब तबकात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना चाहता है। उम्मीद है कि नई मुंतखब हुकूमत महंगाई में कमी के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी अख्तियार करेगी। IMF का वाज़ेह बयान, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत से इनकार। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोज़ैक की वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी PTI का IMF को खत लिखना सियासी मामला है, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। जूली कोज़ैक का कहना था, पाकिस्तान की नई मुंतखब हुकूमत के साथ माशी अहदाफ के लिए काम करना चाहते हैं। उन्होंने माशी इस्तेहकाम के लिए निगरान हुकूमत की पॉलिसियों की तारीफ की। IMF डायरेक्टर का कहना था, पाकिस्तान ने महंगाई पर काबू पाने के लिए सख्त मॉनेटरी पॉलिसी अख्तियार की। ज़रिए मुबादला के ज़खायर में इजाफे के लिए भी इक़दाम किए गए। PP रहनुमा नफीसा शाह की कोर्ट DG में मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि हर जमात ने अपने मंशूर पर इलेक्शन लड़ा था, हमारे मंशूर पर तब अमल होगा जब वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी बनेंगे। GDA को चैलेंज किया है कि सिंध में धांधली का सबूत पेश करें और कहा कि GDA ठप्पे नहीं लगा सकी, लिहाजा उन्होंने रोना गाना शुरू कर दिया। हर जमात ने अपने मंशूर पर इलेक्शन लड़ा था। हमारा मंशूर उस वक्त सवालात बनते हैं जब हमारे वज़ीर आज़म जो है वो बिलावल जब उस मनसब पे आएंगे इंशाल्लाह, तो फिर हमारा मंशूर अमल में आएगा। अगर GDA को ऐसी शिकायत है तो शिकायत का फोरम जो है वो कानूनी फोरम इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बन गए हैं, वहाँ हाई कोर्ट के जजेस बैठे हुए हैं। और फिर अगर अवाम की अदालत में आपको जाना ही है तो आप दिखाएं, पहले तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाएं कि कहाँ आपके रिजल्ट्स जो है वो ऊपर नीचे हैं, कहाँ इन रिजल्ट्स में हम आहंगी नहीं है। जो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ सिंध में धांधलियां हुई हैं, तो एक सबूत भी नहीं लेकर आए जो उन्होंने दिखाया हो कि कहाँ उनके साथ ज्यादतियां हुई हैं, कहाँ धांधली हुई है, कहाँ ठप्पे लगे हैं। और अब ये जानिए, इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद से नून लीग के तीनों अरकान को कामयाब करार दे दिया है। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए गए, ऐसा कहना था रहनुमा नून लीग तारिक फजल चौधरी का। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि हमें कामयाब करार दे दिया गया। PTI ने झूठ और फ्रॉड से हमारे नोटिफिकेशन मुअत्तल कराए थे। इंतखाबी नताइज से मुतालिक शिकायत सिर्फ इलेक्शन ट्रिब्यूनल सुनेगा, हाई कोर्ट इसका मजाज नहीं है। ये नोटिफिकेशन मुअत्तल करवाए और जब सच हाई कोर्ट के सामने आया, इलेक्शन कमीशन के सामने आया, तो कल अल्हम्दुलिल्लाह ये नोटिफिकेशन दोबारा बहाल कर दिए गए। इस पे जो प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया पूरे मुल्क में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, वो ये था कि इन हलकों में कोई बेज़ाब्तगी हुई है और वो बेज़ाब्तगी हाई कोर्ट ने ट्रेस की है, जिसकी बुनियाद पे ये नोटिफिकेशन मुअत्तल हुए हैं। कि किस बुनियाद पे, किस झूठ और फ्रॉड पे तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों ने ये नोटिफिकेशन मुअत्तल करवाए, और जब सच इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कायम कर चुका है, लिहाजा इलेक्शंस के मुतालिक कोई भी शिकायत इलेक्शन ट्रिब्यूनल सुनेगा और हाई कोर्ट वो शिकायत सुनने की मजाज नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने NA 128 लाहौर से ओन चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन बहाल कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने बलोचिस्तान असम्बली के 6 मज़ीद कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन भी जारी कर दिए हैं। NA 43 टांग DI खान से आज़ाद उम्मीदवार की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। NA 43 से दावर खान कुंदी कामयाब करार पाए। और अभी आपको अहम खबर देंगे, शहबाज शरीफ से MKM वफ्द की मुलाकात हुई है। एक अहम खबर, एक अहम मुलाकात जिसके हवाले से आपको अपडेट करे हैं। शहबाज शरीफ से MKM वफ्द की मुलाकात हुई है। मुल्क की सूरत हाल और सियासी ताउन से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है इस मुलाकात में, जबकि शहबाज शरीफ ने MKM के तामीरी और मुस्बत जज्बे को सराहा है। तमाम जमातों के मैंडेट का एहतराम और वोट को इज्जत देना है शहबाज शरीफ का, ऐसा कहना था। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा बोल न्यूज़ फातिमा शराजी। एक और अहम मुलाकात, अहवाल बताइएगा इस मुलाकात का। जी बिल्कुल, सियासत की गर्मा गर्मी अरूज पे है। पंजाब असम्बली का इजलास खत्म होते ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और नामजद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से MKM की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में सेनेटर इसाक़ डार, राना सनाउल्लाह, सरदार एयाज सादिक और ख्वाजा साद रफीक मौजूद थे।
ओवरऑल बात करते हुए सियासी सूरत हाल पे शहबाज शरीफ का ये कहना था कि तरीके अदम एतमाद और पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाने में MQM के किरदार को हम सराहते हैं और इसके अलावा अवाम की खिदमत के लिए हम सब मुतहिद होकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसके अलावा कायदीन ने जो इतफाक किया उसमें जो तरजीहात में शामिल किया है कि सियासी मफादात के बजाय कौमी मफादात को तरजीह जो है दी जाएगी। शहबाज शरीफ 16 माह के दौरान तमाम इत्तेहादियों को बड़ी खुशखबरी से और बड़ी खुश असलूबी से साथ लेकर चले हैं। MQM वफ्द ने शहबाज शरीफ की तारीफ करते हुए ये कहा और मजीद उनका ये कहना है कि उम्मीद है कि आपकी क़यादत में पाकिस्तान और अवाम को मसाइल से निजात भी मिलेगी। जी बिल्कुल, शहबाज शरीफ से MQM वफ्द की मुलाकात हुई है और इस मुलाकात में मुल्क की सूरत हाल और सियासी ताउन से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। फातिमा शराजी हमें आगाह कर रही थी, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क किसी सूरत इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान के लिए सबको मिलकर बैठना होगा। बयान में शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क को दरपेश बहरानों से निकालने के लिए सबको अपना फाल किरदार अदा करना होगा। मुल्क को तरक्की और आवाम को रिलीफ देने के लिए शब व रोज़ काविशें की जाएंगी, जबकि पूरी तनदही, मेहनत और ईमानदारी से आवाम की खिदमत करेंगे। PTI का इंतखाबी नताइज अदालत उस्मा में चैलेंज करने का फैसला। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर बनाई गई इलेक्शन कमीशन कमेटी भी चैलेंज कर दी गई है। देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। PTI के इंतखाबी नताइज पर एतराज़। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर बनाई गई इलेक्शन कमीशन कमेटी भी कबूल नहीं। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबी नताइज चैलेंज किए। लियाकत अली चट्ठा के इल्जामात पर बनाई गई कमेटी भी चैलेंज कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान इलेक्शन कमीशन की तैनाती को भी चैलेंज कर दिया गया। PTI ने अदालत उज़्मा में दरख्वास्त दायर कर दी। इस्तदा की कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तैनाती कलअदम करार दी जाए। कौमी और सूबाई असम्बलियों के तमाम फॉर्म 47 भी कलअदम करार देने की इस्तदा की। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तश्कील दी गई आला सतह की कमेटी को भी कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। मुतालबा किया कि धांधली के इल्जामात की इंक्वायरी जुडिशल कमीशन से करवाई जाए। वफाकी और सूबाई हुकूमतों की तश्कील रोक दी जाए। इन हुकूमतों को कोई भी अहकाम जारी करने से रोका जाए। मेयर कराची मुर्तज़ा बाहब कहते हैं कि बिला तफरीक खिदमत पर यकीन रखते हैं। डाखाने से 3 हट्टी तक तरक्याती काम जारी रहेगा। लोगों के सीवरेज और दीगर मसाइल को हल करेंगे। पेश गोई की कि सूबे में पीर को जियाला वज़ीर लाएगा। जो अगले 3.5 साल का अरसा है जिसके अंदर कराची की हुक्मरानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों के पास है। इंशाअल्लाह इन अगले 3.5 सालों के अंदर आपको जो सेवरेज ट्रीटमेंट के मसाइल हैं वो शहर के अंदर हल होते हुए नजर आएंगे। आपको कराची शहर के अंदर वाटर रिसाइकलिंग के प्रोजेक्ट होते हुए नजर आएंगे। सारे शहरों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मेयर या चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं। ये वो शो करता है कि सिंध की आवाम किस तरीके से यकसोई के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कमिटेड है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर के साथ कमिटेड है और उनको नजर आता है कि अगर कोई सियासी जमात उनके दुख सुख में उनके साथ रहती है, उनकी गमी खुशी में साथ रहती है। और अभी आपको खबर देंगे, सुप्रीम कोर्ट ने मुबारक अहमद केस में पंजाब हुकूमत की नजरसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को 26 फरवरी के लिए नोटिस भी जारी कर दिया। पंजाब हुकूमत का कहना था कि आर्टिकल 20 के तहत मजहबी आज़ादी लामहदूद नहीं है। वजाहत न होने से फैसले का तासुर गलत गया। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने कहा कि मजहबी आज़ादी पब्लिक ऑर्डर और अखलाकियात से मशरूत है। मुबारक अहमद केस, पंजाब हुकूमत की नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत। असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर पंजाब का कहना था कि मुबारक सानी केस फैसले के पैरा 9 में आर्टिकल 20 की मुकम्मल वजाहत नहीं की गई। आइन के आर्टिकल 20 के तहत मजहबी आज़ादी लामहदूद नहीं, वजाहत न होने से फैसले का तासुर गलत दिया गया। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा ने कहा कि जब आर्टिकल 20 का जिक्र आ गया तो वजाहत की जरूरत नहीं थी। आर्टिकल 20 के मुताबिक मजहबी आज़ादी पब्लिक ऑर्डर अखलाकियात से मशरूत है। नजरसानी में वजाहत के लिए नोटिस करना पड़ेगा। असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि आइन की तशरीह का नुक्ता है, नोटिस की वैसे कोई जरूरत नहीं। जस्टिस सादात इरफान ने कहा नजरसानी पर नोटिस करना पड़ेगा। चीफ जस्टिस ने कहा हम इस केस में कामरान मुर्तज़ा की मुआवनत चाहते हैं। केस की मजीद समाअत 26 फरवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में इस्लामी सदारती निज़ाम के निफाज की दरख्वास्त खारिज कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम भी इस्लामी निज़ाम चाहते हैं। पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम हुकूमत है। आइन का आर्टिकल 227 के मुताबिक कोई कानून कुरान और सुन्नत के मुनाफी नहीं बन सकता। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजार से मुकालमा किया कि क्या आपको इन बातों से इख्तलाफ है? क्यों तमाम इख्तियारात फ़र्द वाहिद को देने के लिए सदारती निज़ाम चाहते हैं? आप जो पढ़ रहे हैं वो आइन पाकिस्तान नहीं।
26 फरवरी को सिंध के तालीमी इदारे बंद रहेंगे। सूबाई महकमा तालीम ने शब बारात के सिलसिले में 26 फरवरी बरोज़ पीर को सूबे भर के निजी और सरकारी स्कूलों और कॉलेजेस में आम तातील का ऐलान कर दिया है, जबकि अब नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। 26 फरवरी को सिंध के तालीमी इदारे बंद रहेंगे और सूबाई महकमा तालीम ने शब बारात के सिलसिले में 26 फरवरी बरोज़ पीर को सूबे भर के निजी और सरकारी स्कूलों और कॉलेजेस में आम तातील का ऐलान कर दिया है। मरियम साथ मौजूद है, तफसीलात उनसे जानते हैं। मरियम, बताइएगा, नोटिफिकेशन भी अब जारी कर दिया गया? देखिए, बिल्कुल सिंध के तालीमी इदारों में 26 फरवरी बरोज़ पीर को शब बारात के सिलसिले में जो है आम तातील का नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध कॉलेज एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी है, जिसके मुताबिक तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे जो है 26 फरवरी को बंद रहेंगे और शब बारात पर जो है सिंध भर में जितने भी तालीमी इदारे हैं, आया कि वो निजी हो या सरकारी, उनमें जो है आम तातील रहेगी और स्कूल्स बंद रहेंगे। आम तातील का ऐलान कर दिया गया है। मरियम हसन, बहुत शुक्रिया। और खबर दें आपको कराची से, जहां डाकुओं ने एक और घर उजाड़ दिया और अंगी टाउन इकबाल मार्केट में शहरी लुटेरों की फायरिंग की जद में आकर जाँ बहक हो गया। रवां साल मुल्जिमान की फायरिंग से 22 अफराद कत्ल हो चुके हैं। ओकाड़ा से खबर शामिल करें। आपको बताएं, ओकाड़ा में 14 साल घरेलू मुलाजमा ज्यादती का शिकार मुल्जिम अरसलान ने साथी के हमरा 3 रोज तक ज्यादती का निशाना बनाया। मुतासरा लड़की की शनाख्त बख्तावर के नाम से कर ली गई है। अहले खाना के मुताबिक वो 3 साल से मुल्जिम की वालिदा की खिदमत पर मामूर थी। अहले खाना का कहना है कि बासर मुल्जिमान कानूनी कार्रवाई पर संगीन नताइज की धमकियाँ दे रहे हैं। आपको बताएं कि नेपरा ने बिजली 7 रुपये 13 पैसे फी यूनिट महंगी करने से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल कर ली है। नेपरा का कहना था कि जनवरी की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट पर पहले तहकीकात की जाएंगी, जिसके बाद माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट पर फैसला होगा। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि अथॉरिटी को रबर स्टैंप ना समझा जाए, यहाँ जो कुछ लेकर आएंगे उसको ऐसे पास नहीं करेंगे। बिजली कंपनी से मुतालिक फैसला भी रवा माह ही आएगा। और अब ये जानिए, आलमी अदालत इंसाफ में फ़लस्तीन पर इसराइली कब्जे के केस की समाअत है। निगरान वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम ने पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश कर दिया। कहा कि पाकिस्तान हमेशा फ़लस्तीनियों के हक़ के दिफा करता रहेगा। फ़लस्तीन पर इसराइली कब्जे का मुकदमा आलमी अदालत इंसाफ में पेश। दी हैग में पाकिस्तानी मौक़िफ़ मजलूम के हक और जालिम के खिलाफ रहा। निगरान वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम ने कहा, आज़ादी हर इंसान का बुनियादी हक है। पाकिस्तान ने हमेशा फ़लस्तीनियों के हुकूक का दिफा किया। इस सिलसिले में हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है। पाकिस्तान ने हमेशा इसराइल के कब्जे का मामला उठाया। अहमद इरफान ने इसराइली मुजालिम के खिलाफ ICJ में कार्रवाइयाँ उम्मीद की किरण करार दी। उम्मीद जाहिर की कि इस तरह मसला फ़लस्तीन हल होगा। अपील की के आलमी अदालत इंसाफ गजा में नस्ल कशी रुकवाए। मुतालबा किया कि इसराइल फ़लस्तीन से अपनी फौज निकाले। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के हक खुददार अदियत का हामी है। गजा पर इसराइली जहरियत का एक और रोज़। 7 अक्टूबर से जारी हमलों में शहादतों की तादाद 30,000 से तजावुज़ कर गई है। 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में 100 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। रफ़ा में इसराइली बमबारी से मस्जिद शहीद हो गई। गजा के हवाले से नेतन्याहू के मकरू अज़ाइम बेनकाब हो गए हैं। गजा में इसराइल खून की होली खेलने में मसरूफ। बस्ती गजा के रिहायशी इलाके पर बारूद बरसा दिया गया। हमले में 40 अफराद शहीद हुए, जिनमें ज़्यादातर खवातीन और बच्चे शामिल थे। रफ़ा में हमले के दौरान 6 अफराद शहीद कर दिए गए। इसराइली फायरिंग से जख्मी होने वाला 17 साल नौजवान भी दम तोड़ गया। ये ज़मीन बोस इमारत रफ़ा की अल-फारूक मस्जिद थी, जिसे इसराइली बमबारी ने शहीद कर दिया। उधर गजा पर इसराइली कब्जे का मंसूबा इसराइली मीडिया ने बेनकाब किया। नेतन्याहू जो फ़लस्तीन से मुख्तलिफ हुकूमतों से लाताल्लुक़ रहेगी और गजा में इसराइली फ़ौज तनाती रहेगी। ऐसे में यूरोपीय सरबराह बराए खारजा पॉलिसी जोसेफ बोरेल नेतन्याहू पर बरस पड़े। कहा, इसराइल एकतरफा तौर पर फ़लस्तीनी रियासत क़याम नहीं रोक सकता। दूसरी जानिब इसराइल ने गजा जाने वाले इमदादी काफ़िले को रोक दिया, जिस पर इंसानी हकूक़ के अरकान ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मौसम की सूरत हाल का जिक्र करें। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी का राज बरकरार है। पहाड़ों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। अपर कोहिस्तान के इलाके भाषा के मकाम पर शारा कराकरम बदस्तूर बंद है। बर्फबारी के 6 रोज़ बाद भी गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा का ज़मीनी राब्ता बहाल ना हो सका। पहाड़ों पर बर्फ ही बर्फ, बालाई इलाकों में सर्दी जोबन पर। बादलों की ओर से सूरज की अटखेलियाँ जारी। खुशगवार मौसम के साथ मकामी अफराद की मुश्किलात भी बढ़ गईं। अपर कोहिस्तान के इलाके भाषा के मकाम पर शारा कराकरम बदस्तूर बंद। गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के ज़मीनी रास्ते न खुल सके। बर्फबारी के 6 रोज़ बाद भी वादी लीपा का ज़मीनी राब्ता बहाल न हो सका। रास्ते न खुलने के बायस 1 लाख अफराद की आबादी महसूर होकर रह गई। मवासलाती निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया। इंतजामिया के मुताबिक शारा की बहाली में 2 से 3 रोज़ लग सकते हैं। इस्लामाबाद में ही बादलों ने डेरे डाल दिए। बड़ी गलियात और गिरदोनवा में बर्फबारी के बाद
सर्दी बढ़ गई। महकमा मौसमियात ने 25 फरवरी से बलूचिस्तान के जनूबी हिस्सों ज़ेरी सिंध में बारिश की पेशगोई कर दी। कराची में भी रिमझिम का इम्कान है। 52 साल बाद अमेरिका फिर चांद पर पहुंच गया। अमेरिकी निजी कंपनी के जहाज ने चांद पर लैंडिंग कर ली है। रिपोर्टें खलाई जहाज से सिग्नल भी मौसूल हो गए। निस्फ सदी के बाद पहली मर्तबा अमेरिका का खलाई मिशन चांद की सतह पर उतरा। कंट्रोल टावर को रोबोटिक खलाई जहाज के सिग्नल मौसूल हो गए। ओडिसियस नाम के इस मिशन को ह्यूस्टन की एक निजी कंपनी ने रवाना किया। इस मिशन में नासा ने कंपनी की भरपूर मावनत की। नासा के मुताबिक इस रोबोटिक मिशन से हासिल करदा मालूमात खलाबाजों के लिए मावन साबित होंगी। इसके जरिए कमर्शियल खलाई जहाजों को चांद पर भेजने में मदद मिलेगी। इससे कबल 1972 में अमेरिका ने मिशन अपोलो चांद पर भेजा था। सरसब्ज फील्ड हो या चटेल मैदान, कुराए अर्ज का मकबूल तरीन खेल खेला जा सकता है। ताहम चीनियों ने बर्फजार में भी फुटबॉल खेल कर दिखा दी। देखते हैं इस हवाले से ये रिपोर्ट। -12 डिग्री, जहां मेसी और रोनाल्डो की टांगे भी जवाब दे जाएं। चीनी खिलाड़ी खुलकर खेलते दिखाई दिए। मंगोलिया के बर्फजार में आइस फुटबॉल में सलाहियतों के जौहर दिखाए। प्लेयर्स ने शॉर्ट और जर्सी के बजाय मुकामी लिबास जेब तन कर रखा था। इस मुकाबले के लिए फुटबॉल को मोटे ऊन में बंद कर दिया गया था। मंगोलिया के बासी इंडोर गेम में भी इसी फुटबॉल का इस्तेमाल करते हैं। ये फ्रेंडली मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा। इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।